नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। इस खास पेशकश में बात होगी भूकंप की। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर में 15 दिन के अंदर लगातार 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहले हरियाणा के फरीदाबाद में 3.1 क्षमता तीव्रता की भूकंप आई थी। वहीं नेपाल में 3 अक्टूबर को नेपाल में 6.2 तीव्रता वाले भूकंप के झटके के साथ 15 अक्टूबर को भूकंप के झटके महसूस किए गए। एनडीएमए के कहना है कि भारत का 59% से अधिक भूमि क्षेत्र मध्य में से गंभीर भूकंपीय खतरे के निशान में है और पूरे हिमालय क्षेत्र को 8.0 से अधिक तीव्रता के भूकंप के लिए संवेदनशील माना जाता है। इसमें खिंचाव या फिर टकराव से पृथ्वी पर कंपन आने के बाद भूकंप आते हैं। बहरहाल बड़ा सवाल यह कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप आने की वजह क्या है? एनसीआर इतना भूकंप क्षेत्र कैसे बनता जा रहा है? क्या वजह है? भारत कितने सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है? इन सभी सवालों पर हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले देखिए इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट। लगातार जिस तरह से बीते 3 दिनों में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में भूकंप को लेकर के खौफ जरूर है, डर जरूर है। क्योंकि जब 3 दिन पहले जब रात में भूकंप आया था, लगभग 11:32 पर पहला भूकंप आया था, तो उसमें हालांकि लोगों के मोबाइलों पर मैसेज भी गया था, मैसेज अलर्ट जिस तरह से सरकार ने कर रखा है, ऐसे में लोगों के पास मैसेज भी गया था। 5.9 डेंसिटी का करीब भूकंप था। हालांकि वो भूकंप उसका केंद्र नेपाल था। नेपाल में जाजकोट में कहीं ना कहीं भारी तबाही हुई, कई लोगों की मौत भी हुई। ऐसे में आपको बता दें कि अभी कल भी हल्का सा भूकंप का झटका महसूस किया गया है। राजधानी लखनऊ के लोगों में भी खौफ था। उस दिन भी रात में लोग अपनी अपनी बिल्डिंगों से बाहर निकल आए थे, इस खौफ में कहीं बिल्डिंग ना गिर जाए या कोई नुकसान ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं लोगों में खौफ जरूर देखा गया था। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के उतरटिया में है। यहाँ पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है और तमाम लोग यहाँ पर बाहर बैठे हुए भी हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या कहेंगे। सर, क्या कहेंगे? इधर लगातार 3 दिनों में बीते 3 दिनों में लगातार 2 बार जो भूकंप आया, कितना डर महसूस किया आपने? अब ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसमें हम लोग कुछ कर सकते नहीं है। लेकिन कुछ डर लगा था? हाँ, डर बिल्कुल डर लगेगा, बिल्कुल लगने वाली चीज ही है। बाकी इसमें हम लोग जो है तुरंत अपना जो है नीचे आ गए। जी, क्या कह रहे हैं? क्या? अरे काफी मोहल्ले में लोग घर छोड़ के बाहर आ गए, डर के मारे बाल बच्चे सब बाहर आ गए। कई बार ये दिक्कतें होते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो ऐसे में यहाँ भी कुछ डर महसूस करते हैं जब भूकंप आता है? हाँ, आते तो है भाई, मल्टी बिल्डिंग है, इसमें खतरा ज़्यादा है, तो ये होते तो है कि डर सबका मन में लगा रहता है। सबका डर लग रहा है। बिल्कुल, आपसे बात करते हैं। दादाजी, आप बताइए, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय जी, ये बताइए, लगातार जिस तरह से बीते 3 दिनों में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए, ऐसे में कितना डर महसूस करते हैं आप? हाँ, हल्का फुल्का डर तो लगता ही है हर इंसान को। अच्छा, पहला जब भूकंप आया था, आप भी घर से बाहर निकले थे? हाँ, निकले थे। पता चला था? हाँ, क्या महसूस किया था आपने? कि हिल रहा है। हिल रहा है? हाँ जी, आपका बेड हिल रहा होगा? जी जी। बिल्कुल। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरह से जो पहला भूकंप आया था, जिसमें नेपाल में काफ़ी तबाही की थी बीते 3 दिन पहले, ऐसे में क्या डर महसूस हुआ था उस वक्त आपको? डर तो लगता ही है सर। हम लोग नीचे आ गए थे, काफ़ी डर महसूस हुआ हम लोगों को। परिवार के साथ? जी जी बिल्कुल। तो हम लोग नीचे आए, लेकिन ज़्यादा टाइम का नहीं था, कुछ देर बाद शांत हो गया माहौल, सारे लोग नीचे आए हुए थे। कल फिर भूकंप के झटके महसूस किए, तो ऐसे में क्या कुछ ऐसा डर, खौफ सता रहा है कि आने वाले समय में और तगड़ा भूकंप आ सकता है, या ऐसा कुछ डर सता रहा है? जी बिल्कुल, डर सता रहा हम लोगों को कि अचानक 2-3 बार आ चुका इस महीने हफ्ते के अंदर, और इसलिए हम लोगों को ज़्यादा डर सता रहा है कि अचानक और ज़्यादा आपदा ना आ जाए। बिल्कुल, लोगों में दहशत का माहौल है। आप बताइए, आपको क्या महसूस हुआ था जब भूकंप आया था? कुछ महसूस किया था आपने? महसूस किया था, लेकिन क्या करेंगे सर, ये कोई अपने हाथ में तो है नहीं, ये तो सब ऊपर वाली का प्राकृतिक आपदा है। लेकिन क्या लगा था आपको? कैसे महसूस किया कि भूकंप आया? कैसे क्या हल्के झटके आए, फिर घर से बाहर निकले, देखें कि झटका आ रहा तो अपना हम बाहर निकल आए। फिर थोड़ी देर के बाद फिर आ गए घर में, सो गए, और क्या करें। अच्छा, क्या डर लगता है ऐसा कि आने वाले समय में भी भूकंप आ सकता है, हो सकता है नेपाल जैसा हाल भी हो सकता है? हो सकता है, लेकिन ये कोई कह नहीं सकता है। ये कोई मतलब देख तो आया नहीं, ये प्राकृतिक का खेल है, कभी भी आ सकता है। कभी भी आ सकता है, प्राकृतिक आपदा है। बिल्कुल, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं या यहाँ जो लोग रहते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से लगातार बीते 2-3 दिनों में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, ऐसे में कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ के भी जो लोग हैं उनके मन में दहशत का माहौल जरूर देखा गया है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए। तो भूकंप से आपको सावधान रहना है। कैसे सावधान रहना है
हम आज आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुशील द्विवेदी पर्यावरणविद हैं, आप बहुत बहुत स्वागत है। मिलिंद राज वैज्ञानिक हैं, आप बहुत बहुत स्वागत है मिलिंद जी आपका भी। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मिलिंद राज जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि क्या वजह है जो लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल। तो भूकंप आप ये कह सकते हैं कि बहुत आम एक्सपीरियंस हो गया है हम लोगों के लिए। मतलब मतलब ये एक यूजुअल स्टोरी सी बन गई है। तो ये चीज समझनी होगी कि भूकंप एक्चुअली इंडिया जो है, आपको पता होगा कि लगभग 58% जो भारत का लैंड एरिया है वो प्रोन टू अर्थक्वेक है, यानी कि वो भूकंप ज्यादा फेस करता है। 58% एरिया, तो यानी कि आधे से भी ज्यादा भारत। और ये होता इसलिए क्योंकि जो इंडियन प्लेट है जी वो एशिया की तरफ ड्राइव हो रही है। तो जी इंडियन प्लेट की जो शिफ्टिंग है वो एशिया की तरफ हो रही है, लगभग 47 मिलीमीटर प्रति साल पर ईयर के स्पीड से। तो ये टेक्टोनिक मूवमेंट लाता है प्लेट्स की, क्योंकि टेक्टोनिक जो प्लेट्स होती है ये पूरे टाइम मूव करती रहती हैं। जब ये फ्रिक्शन या एजेस में लॉक होती है तब ये हिलती हैं, जो वेव के फॉर्म में एनर्जी निकलती है, जिसको हम लोग अर्थक्वेक के रूप में कहते हैं और उसको जी महसूस करते हैं। हाँ तो इसमें जैसे आपका दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, गुवाहाटी यानी कि असम में, गुजरात में भुज, इम्फाल जो मणिपुर में है, तो ये सब जो एरिया है ये बहुत ही ज्यादा एकदम रेड जोन है, ये बहुत सेंसिटिव है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है भारत में आप देखेंगे ये टाइम के साथ बढ़ी है। और ये बढ़ी दो वजह से भी है। एक तो हम लोग के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो इन डेटा को जल्दी और एक्यूरेटली रिकॉर्ड कर लेती है। तो और दूसरा, हम लोग सब इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो हम लोग तुरंत तुरंत इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे एक लो लेवल भूकंप आया, हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी, जैसा भी हो। तो ये चीज जो है, ये जैसे कि अभी हम आपके जो जिनसे अभी आप बता रहे थे, बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि ये एक नेचुरल डिजास्टर है, ये एक ऐसी आपदा होती है जिसमें जो प्रकृति के हाथों में है। जी तो इसमें टेक्निकली कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं अभी तक है जिसको आप इम्प्लीमेंट करिए। और भूकंप को जो प्रिडिक्ट करने का एक तरीका है वो बहुत ही दिलचस्प चीज है, जो कि बहुत शायद कम ही लोग इससे जानते भी होंगे कि सबसे बढ़िया जो भूकंप को प्रेडिक्ट कर सकता है, जो फोरकास्ट कर सकता है लगभग 2 हफ्ते पहले, भूकंप के आने से दो हफ्ते पहले, वो होते हैं हमारे जीव जंतु और जानवर। अगर आपको याद हो 373 बीसी की बात है, बहुत कई साल पुरानी बात है, जब ग्रीस में पूरा नष्ट हो गया था भूकंप से। उस दिन ये रिसर्च सामने आई थी, तब से चल रही है कि जो जानवरों का बिहेवियर होता है वो बहुत अनयूजुअल हो जाता है। चाहे आप अभी हाल का टर्की देख लीजिए। जी जी तो उसमें भी सीसीटीवी फुटेजेस में आपने देखा होगा कि भूकंप आने के लगभग 15 से 20 मिनट पहले जानवरों का बिहेवियर अनयूजुअल हो गया था। रात में जो जानवर नहीं निकलते थे, जैसे चिड़िया, वो बहुत सारे चिड़िया टर्की में दिखने लगे थे। और जो हमारे आपके जो डॉग्स थे वो अनयूजुअल बिहेवियर हो गया था। तो ये इस पे भी यूएस बेस्ड एक रिसर्च है, मैक्स प्लैंक, तो उन्होंने इसको प्रूव किया है कि एनिमल्स बिहेवियर जो होता है ये बहुत बड़ा साइन होता है भूकंप को प्रेडिक्ट करने में। टेक्नोलॉजी की यानी बात ये करें, कहा जाए जो भूकंप की तीव्रता होती है, ये एक फ्रिक्वेंसी जो निकलती है, वो क्या जानवर पहले से ही रीड कर जाते हैं, इसलिए उनके बिहेवियर में जो है वो चेंज आ जाता है। हाँ, तो जानवर क्या करता है कि वो जो आयोनाइजेशन होता है वो पहले से वो फील कर लेते हैं जो हवा में होता है। जो लार्ज रॉक प्रेशर जो होता है, जो बड़े बड़े पत्थरों का जो प्रेशर जो होता है, जो अर्थक्वेक जोन में से होता है, वो पहले से फील कर लेते हैं। तो जैसे ही और एनिमल्स जब इस सिग्नल को फील करते हैं तो उनका बिहेवियर बदलने लगता है। जैसे कि जो जीव जंतु जमीन के अंदर रहते हैं वो बाहर निकल आते हैं, चिड़िया पेड़ छोड़ देती हैं। और जो आपके जमीन पे चलने वाले जानवर हैं, जैसे हमारे आपके कैनाइन हो गए, जैसे यानी कि डॉग्स जिनको बोलते हैं, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, ये सब अजीब सा एक अनयूजुअल बिहेवियर होने लगता है। और टर्की के अर्थक्वेक में सीसीटीवी फुटेजेस में इतना मतलब स्ट्रॉन्ग डेटा मिला है कि जिसपे रिसर्च शुरू हो चुकी है। जी मिलन जी, मैं आपसे ये समझना, आपने बताया, और मैं सुशील जी के पास अब जाऊंगा। सुशील जी, मैं पर्यावरण का क्या योगदान है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा मात्रा में पर्यावरण का दोहन होता जा रहा है। क्या आप मानते हैं कि पर्यावरण का जो पेड़ों का लगातार काटना, फिर और जो पर्यावरण में चेंज हो रहा है, उसकी वजह से तो भूकंप नहीं आ रहा है? क्या वजह आप मान रहे हैं?
देखिए, हम इंसानों ने धरती के साथ जो बर्ताव किया है उसके रूप में तमाम परेशानियां देखने को मिल रही हैं। और एक बर्ताव जो आपने अभी बताया कि हम इंसानों ने धरती के आभूषण, जिन्हें हम पेड़ पौधे कहते हैं, वन कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं, उनको खत्म कर दिया। उनको ही खत्म नहीं किया, बल्कि हमने पूरे के पूरे पहाड़ के पहाड़ खोद डाले। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि हजारों फीट नीचे ड्रिलिंग करके जमीन के अंदर से विभिन्न प्रकार के पेट्रोकेमिकल उत्पाद जो निकाले जाते हैं, जो अलग अलग दुनिया के हिस्सों में निकाले जा रहे हैं, इसका भी एक रोल सामने आया है। तमाम वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया और अब एक अलग थ्योरी आ रही है कि एंथ्रोपोजेनिक जो सीस्मिक एक्टिविटी हो रही है, एंथ्रोपोजेनिक का उसका जो मैन मेड रोल हो सकता है, जो हम इंसानों का, वो भी देखा जा रहा है इस भूकंप वाली जो गतिविधि में। साथ ही आपने देखा होगा कि चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तराखंड का देहरादून हो, या फिर मैं अभी काठमांडू से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इंसानी गतिविधियों के साथ साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अलावा हम इंसानों की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए घर और उनसे संबंधित संसाधन जुटाने की एक प्रकार की होड़ लगी हुई है। मिसाल के रूप में मैं अगर यहाँ की बात करूं आपको, काठमांडू की, तो काठमांडू वैली में एक सीमित एक दायरा है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। तो अब जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, दुनिया के लोग आके यहाँ बस रहे हैं अपने तमाम प्रकार के संसाधनों को प्राप्त करने के लिए, पहाड़ों को काटा जा रहा है। पहाड़ों को काटा जा रहा है तो कहीं ना कहीं से धरती का जो इकोसिस्टम है वो प्रभावित हो रहा है। एक और बात जो भूकंप के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे वैज्ञानिक जो अभी ला रहे हैं, इसको तमाम पैनल्स बता रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो जलवायु परिवर्तन है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। ये जो अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही हैं, जो चाहे आपने दुनिया में देखा कि इतनी ज्यादा हीट वेव्स रही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, या फिर बेमौसम बारिश, या फिर इतना ज्यादा बार बार भूकंप की फ्रीक्वेंसी आते रहे हैं। भूकंप पूरी दुनिया में अगर हम देखें एक साल में तो लगभग 10,000 से ज्यादा भूकंप आते हैं, और रोज 2 से 3 इंटेंसिटी के भूकंप आते ही रहते हैं। लेकिन वो से चूंकि मेजर नहीं किया जा सकता, मतलब उसकी हमें और आपको हम अपने आप महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसको जो तीव्रता है जो नापा जाता है रिक्टर स्केल पे, वो पता चलता है। लेकिन जब इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जब 4, 5 और जैसे कि अभी 6.5 के आसपास का भूकंप आया, लेकिन ये हमारे वैज्ञानिक बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि धरती के अंदर जो ऊर्जा जमा हुई है, जैसा कि अभी हमारे पूर्ववर्ती वैज्ञानिक जी ने बताया, तो ऐसी जो ऊर्जा को निकालने का कोई ना कोई साधन ढूंढा जा रहा है। अब वो साधन जितने जल्दी ये ऊर्जा निकल जाएगी उतनी ही अच्छी बात है, नहीं तो जितने दिनों बाद निकलेगी तो ये भी देखा जा रहा है, जो अलग अलग स्रोतों से जानकारी आ रही है वैज्ञानिक सोर्स से, कि उतनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। मिलन जी, मेरा एक सवाल आपसे कि आजकल आप देखते होंगे कि गगनचुंबी इमारत है, इतने बड़े बड़े इमारत लोग आजकल कहते हैं भूकंप रोधी इमारत भी लोग बनाए, लेकिन जब भूकंप की खबर कोई भी सुनता है, अब मान लीजिए कोई 18वें फ्लोर पे है, उसकी तो हालत खराब हो जाएगी, जमीन पे हम जाएं और फिर इसके बाद अपने आप को बचाएं, तो भूकंप आए तो प्रिकॉशन के तौर पर लोग क्या करें, कैसे बचे? क्योंकि ठीक है, ये तो बता के तो आएगा नहीं कि नहीं हम फोन करके आ जाएंगे, वो तो अचानक से हो गया, किसी को कुछ भी पता नहीं होता। बचा कैसे जाए अगर इस तरीके की स्थिति आ गई, 18 फ्लोर पे कोई रह रहा है, कोई ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है, स्थिति सबके लिए बड़ी पैनिक हो जाती है। तो इस सिचुएशन में अपने आप को कैसे उभारा जाए, कैसे मजबूती से आगे बढ़ा जाए? जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, इसमें 2 केसेस होते हैं। एक होता है कि या तो अगर दिन के समय पे आए, जब लोग सो नहीं रहे होते हैं, तो वो एक अलग रेस्क्यू प्रोसीजर लगाना पड़ता है। और एक सबसे खतरनाक होता है जो टर्की में हुआ था, जब उस ड्यूरेशन में आए, जब लोग सो रहे होते हैं, यानी कि रात के वक्त या सुबह 4 बजे के आसपास, जो सबसे डेंजरस पॉइंट होता है। तो अगर ऐसे केस में है, अगर दिन का समय है और आपको महसूस हो गया है कि ऐसा भूकंप आ रहा है, अभी हाल में ही इस बार लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट की इसको एक प्रोसीजर को तहत आपके स्मार्टफोन पे एक एसएमएस आते होंगे। अभी कुछ दिन पहले भी सभी ने एक्सपीरियंस किए होंगे, दिन में शायद 2-3 बार बजा होगा आपका फोन। इस बार भी जो भूकंप अभी आया था हाल में ही, रिसेंट का सबसे पहले वाला भी, तो इसमें गूगल अलर्ट कई के फोन में बजा था। ये गूगल अलर्ट भूकंप के
सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट झटके को महसूस करने के लगभग 25 सेकंड पहले, इवन मेरे फोन में भी आया था। अगर कोई भी स्मार्टफोन और गूगल अकाउंट आपका रजिस्टर्ड है तो ये गूगल नेचुरल डिजास्टर अलर्ट दिया था। एक तो ये होता है, इसमें क्या करना था, अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में, जैसे आपने 18 फ्लोर बताया, तो पहली चीज तो लिफ्ट का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। और यदि अगर बिल्डिंग आपको लग रहा है कि कोलैप्स होना शुरू हो रही है, क्योंकि अभी मैंने एक रेस्क्यू किया था जब हमारे एक शहर में एक बिल्डिंग गिर गई थी 24 जनवरी को, तो उसमें भी लोगों ने ये कहा था कि उस दिन भी भूकंप आया था, तो वो 5 मंजिला अपार्टमेंट था। तो उसमें भी लोगों ने कहा था कि जब बिल्डिंग गिरनी शुरू हुई, क्योंकि मेरी बात हुई थी उन लोगों से जो, क्योंकि ज्यादातर लोग बच गए थे उसमें, तो उसमें ये कहा था कि जब बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी तो एक तेज धमाके जैसी आवाज आनी शुरू होती है। उसके बाद आपको वो वाइब्रेशन, कंपन महसूस होने लगती है दीवारों में, जमीनों में। अगर ऐसा सिचुएशन होने लगा तो आप बिल्कुल कोई एक शेल्टर ले लीजिए। जैसे लोग कहते हैं ना कि आप या तो किसी टेबल के नीचे छुप जाइए या कॉर्नर पकड़ लीजिए। हमेशा बीम के आसपास के कॉर्नर पकड़ा करिए। हर बिल्डिंग का या हर स्ट्रक्चर का एक बीम पार्ट होता है, तो सेंटर पे मत रहिएगा कभी भी। आप या तो किसी भी चीज के नीचे छुप जाइए ताकि जो ऊपर से मलबा गिर रहा है उसका एक शेल्टर आपको मिल जाए, और बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। साथ ही साथ फोन, वैसे ये कहना शायद आसान है कि अगर फोन हाथ में है तो उसको ऐसे रख लीजिए कि आप बिल्कुल वो फोन आपके छूट ना पाए, क्योंकि आप उसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये रियल लाइफ रेस्क्यू में देखा था, जब वो बिल्डिंग गिरी थी तो मैं वहां पे था पूरे टाइम। तो हम लोग फोन से कांटेक्ट स्टैब्लिश कर रहे थे जो लोग मलबे में फंसे हुए थे, तो उससे चिन्हित करने में बहुत एक मदद मिली थी। बहरहाल ये, मैं फिर से कहूंगा कि ये जब वो हादसे होते हैं तब ये नहीं, प्रैक्टिकल अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन दब गया है, चोट लग गई, फिर इसके बाद वो कैसे फोन कर पाए? हो सकता है वो फेंट भी हो गया हो, क्योंकि इतना ज्यादा पैनिक सिचुएशन हो जाता है, ऊपर से मलबा गिर रहा है, तो फोन कैसे ले पाएगा या कैसे कॉल रिसीव कर पाएगा? अगर इस कंडीशन में होगा तो बाहर ही निकल जाएगा। जी बिल्कुल। तो अगर ऐसा, जैसे ये हम आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बता रहे हैं, जब वो बिल्डिंग गिरी थी तो उसमें 2 लोग ऐसे थे जो फोन से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर चुके थे। तो ये चांस की बात है, मतलब वही है कि टेबल के नीचे छुपना भी कोई गारंटी नहीं है कि इंसान जीवित बाहर निकलेगा, पर हम लोग अपना कोशिश कर सकते हैं। जी, और दूसरा, जी सुशील जी कुछ जी और कहना चाह रहे हैं। सुशील जी बोलिए। हाँ देखिए, भूकंप में इसी जो अभी बात कही गई है इसी में जोड़ना चाहता हूँ। क्योंकि भूकंप की जानकारी तो पुख्ता अभी मिल नहीं पा रही है अभी तमाम सोर्सेस से, लेकिन फिर भी हम लोग अभी इस प्रकार की स्थिति में नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप सदैव तैयार रहें भूकंप से लड़ने के लिए। हमें अपने जीवन में अब भूकंप के साथ लड़ना सीखना ही पड़ेगा, जैसी बदली हुई परिस्थितियां हैं। तो इनमें एक बैग बना लें, बैग में पानी रख लें, एक टॉर्च रख लें, फर्स्ट एड किट रख लें, और कुछ खाने पीने का सामान भी रख सकते हैं। इस किट में कुछ नकदी भी रख सकते हैं, अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज भी रख सकते हैं, दवा इलाज के रिकॉर्ड की एक कॉपी भी रख सकते हैं। जिस इमारत में आप रहते हैं वो सुरक्षित है तो आप वहीं रुके रहें अगर भूकंप आने की संभावना है या हल्के झटके आ रहे हैं। और क्योंकि अगर आप यहाँ वहां उसी समय दौड़ने लगे भूकंप आते समय तो चोट होने की संभावना बढ़ जाती है। ये मैं नहीं, ये जियोलॉजिकल सर्वे सलाह देता है कि जब जलजला आए तो आप एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ भागने से बचें। खुद को सुरक्षित रखने का सूत्र वाक्य है कि नीचे लेट जाएं, खुद को ढक लें और कसकर पकड़ कर रखें। अपने पैरों और घुटने के बल गिरने से आपके ऊपर से गिर रहे सामान से बचने में मदद मिलेगी, और जरूरत पड़ने पर आप थोड़ा बहुत हिलडुल भी सकेंगे। खुद को छिपाने की कोई और जगह ना होने पर अगर आप किसी मेज या डेस्क के नीचे होते हैं तो आप उसको तब तक कसकर पकड़ के रखें जब तक झटके आ रहे हों। कुल मिला के जलजला आने पर बचने का एक तरीका जो दरवाजे के बिल्कुल पास खड़े होना भी हो सकता है, लेकिन अगर मकान पुराना है, जर्जर है और आप दरवाजे के पास कभी खड़े हुए तो आपको चोट भी लग सकती है। तो क्योंकि भूकंप के समय अक्सर मकान की खिड़कियां और छज्जे सबसे पहले गिरते हैं, ऐसे में सलाह यही दी जाती है कि आप इन खतरनाक चीजों से, जगह से दूर रहें। आपने अक्सर देखा होगा, जो लोग सुन रहे होंगे, कि जब भूकंप आता है तो गैस लाइन क्रैक हो जाती है, टूट जाती है या आग लगने की संभावना रहती है। इलेक्ट्रिक, विशेषकर बिजली और की केबल, तारों, खंभों, सीवेज के मेन हॉल, तेल और गैस की पाइपलाइनों से दूर भागने से आपके जोखिम होने का खतरा भी बढ़ जाता है। और हाँ, आपके लिए सबसे बेहतर तो ये होगा कि आप एकदम
खुले इलाके में चले जाएं, जी। जहां टेलीफोन और बिजली के लंबे लंबे खंभे ना हो, कोई इमारत ना हो, तो शायद आप बच सकते हैं। और मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश है, सबसे अच्छी बात है हम अपनी स्कूलों में बच्चों को जागरूक करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि स्कूली बच्चे सबसे अच्छे मैसेंजर होते हैं, और अगर वो इन सब चीजों को बहुत शुरुआती अवस्था में जान लेंगे तो निश्चित ही पूरे समाज को एक फायदा होगा। सुशील जी, एक सवाल मेरा आपसे ये कि लगातार इससे पहले आप जैसे बता रहे थे कि भूकंप के झटके लगभग साल भर में 10,000 बार महसूस किए जाते हैं, लेकिन वो पता नहीं चलता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपने भी महसूस किया है, मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पे महसूस किया, तीव्रता इतनी तेज होती है कि वाइब्रेशन होने लगता है, लोग महसूस करते हैं। यानी प्रकृति कोई न कोई ये संदेश देना चाह रही है, या किसी खतरे की तरफ, कहते हैं ना, खतरे की घंटी का एक संकेत दे रही है कि आप लोग सावधान हो जाए। इसलिए हम इस प्रोग्राम का भी नाम रखें भूकंप से सावधान। क्या कोई एक इंडिकेशन प्रकृति की तरफ से दिया जा रहा है लोगों को? हाँ, देखिए, अगर पुरानी घटनाएं देखें तो प्रकृति, नेचर जो है, ये सबसे बड़ा सुप्रीम गुरु है। जैसा कि अभी बताया भी कि देखिए, जो नेचर में जो डिफरेंट क्रिएचर हैं, जो चाहे कीड़े मकोड़े, जैसे अभी पिछला भूकंप आया तब मैं काठमांडू में ही था, तो मैंने आसपास देखा कि जो कॉकरोच, क्योंकि काठमांडू के इस समय तापमान लगभग 12 से 14 डिग्री सेल्सियस है, तो इतनी ठंडक में कीड़े हाइबरनेशन में चले जाती। लेकिन उस रात जब मैं भूकंप के पहले जब यहाँ पर अपने बाहर निकला, देखा तो उस रात तमाम कॉकरोच एकदम देखने को मिली। तो ये जो एक इंडिकेशन है, जैसे हमारे पूर्ववर्ती वैज्ञानिक साहब ने बताया कि देखिए, जो चिड़ियां हुई या जो भी अलग अलग छिपकली हुई या जो भी क्रिएचर है, ये स्नेक हुए, तो इनको ये अभी भी हमसे कई मायनों में और जो भी जीवन के से बचने के मापदंड है उनमें आगे हैं। ये इन सब वेव्स को कैच कर लेते, जो इनके आने के पहले की जो शुरुआती जो तरंगे निकलती हैं, इनको ये परसीव कर लेते हैं। तो ये एक प्रकार का इंडिकेशन होता है। यही कारण है कि हम इंसान जितने भी यंत्र बनाते हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रकृति का योगदान होता है। हम प्रकृति से प्रेरणा लेते हैं, और इसकी पूरा विस्तृत ज्ञान बायोनिक्स नाम की एक विज्ञान है जिसमें कि लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है मिलिंद जी, यानी आप जैसे अभी आप बता रहे थे उस बात को सुशील जी ने भी आगे बढ़ाया कि जानवरों के अंदर एक ऐसा सेंसर होता है जो इंसान भले से तमाम वैज्ञानिक लोग हैं बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, लेकिन कभी कहीं न कहीं अभी जो खुद आप फील करेंगे या जानवर फील करते हैं वो मशीनें शायद कभी कभी हो सकते हैं फील ना करें। जी बिल्कुल। तो एनिमल का, जो जानवरों का जो सिक्स सेंस होता है वो हमारे इंसानों से कहीं ज्यादा तेज होता है, और ये प्रकृति ने ऐसा ही उनको बनाया है, क्योंकि उनके डिफेंस मैकेनिज्म उनको आप बोल सकते हैं, जिससे कि वो अपने आप को सेफगार्ड करते हैं और बचाते हैं। जैसे कि अभी आपने कॉकरोच का, डॉक्टर सुशील जी ने बताया कॉकरोच बाहर आते हैं, तो ये अनयूजुअल बिहेवियर है। आपको इतने सारे तमाम सैकड़ों के संख्या में कॉकरोचेस आमतौर पे बाहर नहीं दिखते हैं। और इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो नेपाल में भूकंप आया था इसी वाले में, तो इसकी एक रिसेंट रिसर्च आई है जिसमें ये है कि जमीन के अंदर से जो आपके अर्थवर्म होते हैं वो भी बाहर आने लगे थे। अच्छा। तो ये इतना ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और ये हर तरह के जीव में होते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि ये बिल्ली है या कुत्ता है तो जो फर एनिमल्स है, कैनाइन है, यही फील कर सकते हैं। ये कॉकरोच से लेके चिड़िया तक। टर्की में सबसे बड़ा एविडेंस था कि खूब सारी सैकड़ों हजारों की चिड़िया रात में वही 3 साढ़े 3 के आसपास भूकंप आने के लगभग 30 मिनट पहले अनयूजुअल बिहेवियर होने लगा। और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम लोग जिस टेक्नोलॉजी में वर्क कर रहे हैं, एक हम आपको उसका एक उदाहरण दिखा सकते हैं जिसपे वर्क हो रहा है। एक्चुअली अभी ये डेवलपमेंट शुरू होगा। ये ऐसे सेंसर्स होते हैं जो छोटे से छोटे मूवमेंट को, ये अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो जी। छोटे से छोटे मूवमेंट को ये डिटेक्ट करते हैं। तो अगर कोई, जैसे आपने बताया कि कैसे बचा जाए, 18 मंजिल पे कोई है और सो रहा हो जी, तो अगर हम लोग इस तरह की टेक्नोलॉजिकल साइंस और बिल्कुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, और प्रकृति भी हमको संकेत देती रहे। डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलिंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो भूकंप से कैसे बचा जाए, कैसे हमको सावधान रहना है, हमने पर्यावरणविद से भी आपको बताया, उन्होंने बताया किस तरीके से बचना है, वैज्ञानिक ने भी बताया किस तरीके से बचना, लेकिन सावधान रहना बहुत जरूरी, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। नमस्कार।